गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या पोस्टुलेट्स थे और ये पुराने एटॉमिक मॉडल और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल से कैसे डिफरेंट था और इसके क्या ड्रॉबैक्स भी रहे। आइए इसको देखते हैं। लेकिन ये जानने से पहले हमको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का दो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट, जिसमें पहला है परमाणु पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर परमाणु को बराबर छोटे भागों में बांटा हुआ मान लिया जाए, बराबर समान भागों में बांटा हुआ मान लिया जाए, या ऐसे कई छोटे छोटे लेकिन समान भाग हों, तो प्रत्येक भाग पर धनावेश की मात्रा बराबर होगी। ठीक यही कॉन्सेप्ट इसके दूसरे पोस्टुलेट से भी रिलेटेड है। जो दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान समान रूप से वितरित है। एक तो बात यह हो गई। इसका भी मतलब यही है कि अगर परमाणु को बराबर कई भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का द्रव्यमान अन्य भागों के समान ही होगा। तो ये बोर के पोस्टुलेट्स थे, जिसमें धनावेश, परमाणु का धनावेश और परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु पर समान रूप से वितरित है, विभाजित है। तो ये था बोर का पोस्टुलेट। आइए जानते हैं कि रदरफोर्ड ने नया क्या कहा था एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक प्रयोग पर आधारित था और इस प्रयोग में उन्होंने एक अल्फा सोर्स लिया और उस अल्फा सोर्स की बम्बार्डिंग, अल्फा सोर्स से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी गोल्ड फॉयल पे। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये गोल्ड फॉयल है जो लेस देन 100 मिलीमीटर है। क्लियर? और इस गोल्ड फॉयल को चारों ओर से, लगभग चारों ओर से जिंक सल्फाइड के पर्दे से घेर दिया गया है। क्लियर? अब पर्दे से घेरने का प्रमुख कारण यह था कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग के बाद जहां जहां टकराएंगे वो स्क्रीन पर ग्लो करेगा। क्लियर? और इस बम्बार्डिंग से ही, ये जो बम्बार्डिंग के बाद जो अल्फा पार्टिकल में डेविएशन होगा, जो अल्फा पार्टिकल के पाथ में डेविएशन होगा, कि मार्ग में जो विचलन होगा, उसी के आधार पर रदरफोर्ड ने कई निष्कर्ष निकाले और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं कि डेविएशन का नेचर क्या क्या था। इसमें क्या हुआ, अब हम लोग कुछ समझते हैं कि ये गोल्ड फॉयल में कई परमाणु होंगे, तो किसी एक परमाणु की बात करते हैं। क्लियर? अधिकांश किरणें जो हैं, अधिकांश किरणें सीधी चली गई। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, ध्यान से देखते हैं।
अधिकांश किरणें सीधी निकल गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला है। क्लियर? एक तो ये हो गया कि पहला तो क्या था, अधिकांश किरणें सीधी निकल गई, इसका मतलब यह कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कुछ किरणें जो हैं, कुछ किरणें मतलब कितना, करीब 0.0125% पार्टिकल अल्फा कण लगभग 1 डिग्री पर विक्षेपित हो गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि लगभग 1 डिग्री पर विक्षेपित होने, यानी कि बहुत कम विक्षेपित होना का क्या कारण हो सकता है। इसका मतलब यहां पे कोई बहुत छोटा सा क्षेत्र है, क्लियर, जहां से ये डेविएशन हो रहा है। अब डेविएशन होने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक, पहला कि जो वो क्षेत्र जहां डेविएशन हो रहा है वो बहुत ही सघन क्षेत्र है। 2 इससे निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, सघन क्षेत्र की उपस्थिति, क्लियर, और दूसरा क्या हो सकता है कि आप जानिए कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वे द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, यानी कि हीलियम पर अगर डबल चार्ज हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो वो अल्फा पार्टिकल हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि ये रीजन जो है पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा, तभी ये पॉजिटिव चार्ज और पहले से वहां पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्शन हुआ होगा, जिसके कारण ये डेविएशन पॉसिबल है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि धनावेशित क्षेत्र, क्या लिख सकते हैं यहां पे, धनावेशित क्षेत्र। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे प्रेक्षण की। जो तीसरा प्रेक्षण था वो क्या था? तीसरे प्रेक्षण में क्या था कि बहुत कम कण, तीसरे प्रेक्षण में था कि करीब 8000 में से एक कण टकराकर वापस आ गया, वापस आ गया। क्लियर हो गया? अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे भी यही निष्कर्ष निकला कि जहां से ये टकरा करके आया है वहां कैसा क्षेत्र है, सघन क्षेत्र है। बच्चों जानो एक चीज कि अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट थॉमसन परमाणु के आधार पर स्टार्ट किया और गणना करके यह तय किया था कि अल्फा पार्टिकल का इतना पेनिट्रेशन पावर है कि वो थॉमसन के अनुसार अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था होगी तो उसको पेनिट्रेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन भी 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन बता रहा है कि जरूर यहाँ का जो क्षेत्र है जो बहुत ही छोटा है, एक छोटा क्षेत्र है, लेकिन इसकी सघनता, इसकी डेंसिटी बहुत ही अधिक है। तो ये चीज इन 3 प्रेक्षण से ये 3 निष्कर्ष निकले और उसके बाद उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो पहला
बिंदु था वो ये था कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला है। इस भाग में निश्चित ऊर्जा वाले कई वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है। कुछ ऐसे ये परमाणु है। क्लियर? ये कई वृत्ताकार कक्षाएं हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? परमाणु में अत्यंत सघन क्षेत्र उपस्थित है, सघन किंतु छोटा धनावेशित क्षेत्र है। रदरफोर्ड ने अपने दूसरे बिंदु में बताया कि परमाणु में अत्यंत सघन किंतु छोटा धनावेशित क्षेत्र है जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर? तो धनावेशित नाभिक है, ये रहा नाभिक। ये रहे वृत्ताकार कक्षाएं। क्लियर हो गया ये चीज? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। ऑब्वियसली दोनों के बीच इंटरआयनिक अट्रैक्शन होगा, कूलॉम्बिक अट्रैक्शन होगा, तो इनको क्या होना चाहिए? चिपक जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल जो है, स्थिर वैद्युत बल जो है उसको संतुलित करने का कार्य अपकेंद्र बल करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? यानी कि जितने मैग्नीट्यूड से, जितने इंटेंसिटी से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उतने ही इंटेंसिटी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दूर करता है, जिससे कि ये बैलेंस बना रहता है। नाभिक जो है इसमें गिरता नहीं है, नाभिक इसमें गिरता नहीं है। चौथी चीज, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में है, नाभिक में संचित है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में संचित है। और एक और पांचवी बिंदु जो है, परमाणु के त्रिज्या की तुलना में नाभिक की त्रिज्या अत्यंत कम होती है। ये कैसे समझा जा सकता है? किताबों में बताया गया है कि फुटबॉल के मैदान के बीचों बीच यदि ऑलपिन रख दिया जाए, ऑलपिन को धंसा दिया जाए, तो ऑलपिन को परमाणु के नाभिक के रूप में मानिए और संपूर्ण फुटबॉल का जो मैदान है वो परमाणु मानिए। तो जितना त्रिज्या अनुपात उनका होगा, उतना ही त्रिज्या अनुपात होता है परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में। या कुछ इसको ऐसे देखा जा सकता है कि यदि कोई क्रिकेट की बॉल को नाभिक मान लिया जाए, तो उस क्रिकेट की बॉल की त्रिज्या जितनी होगी उससे 5 किलोमीटर अधिक, यानी करीब 10,000 गुना अधिक जो परमाणु की त्रिज्या होगी।
तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।